Hello everyone, this is me शिवाली शर्मा. So this is part number 4 of the chapter natural vegetation. इसमें हम वाइल्ड लाइफ के बारे में देखेंगे. इससे पहले हमने फ्लोरा दैट इज फॉरेस्ट के बारे में देखा था. नाउ वी विल सी अबाउट वाइल्ड लाइफ जो कि फोना वाला पार्ट है. अब देखो आप कभी ना कभी जू गए होंगे, किसी पार्क में या कहीं जू में गए होंगे. आपने देखा होगा वहाँ पे बड़े बड़े सारे एनिमल्स एंड बर्ड स्पीशीज़ को कैप्टिविटी में रखा जाता है और वहाँ पे जू में उनको रखा जाता है. अब आपने देखा होगा कि ग्रेट वेराइटी ऑफ स्पीशीज़ वहाँ पे देखने को मिलते हैं. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉयन ही हमारे इंडिया में देखने को मिलेंगे या फिर टाइगर्स ही देखने को मिलेंगे, बाकी सारे स्पीशीज भी देखने को मिलते हैं. तो कितना एरिया हमारे इंडिया में स्पीशीज वाइल्ड लाइफ स्पीशीज ने कवर किया हुआ है, दैट इज 4 to 5%. ठीक है, ऐसा एरिया है जो कि हमारे वाइल्ड लाइफ स्पीशीज ने कवर किया हुआ है. अब उसमें से देखो जो 4 to 5% स्पीशीज हैं, उसमें से हमारे पास क्या है, ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज है. मतलब कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है स्पीशीज़ की, अलग अलग स्पीशीज़, अलग अलग वेराइटी के स्पीशीज़ हमारे इंडिया में पाए जाते हैं. लेकिन मेजर कंसर्न वाली बात यह है कि हमने स्पीशीज़ को डिस्टर्ब किया हुआ है. हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या करते हैं, स्पीशीज़ को डिस्टर्ब करते हैं. उनका जो एरिया है, उनका जो हैबिटेट है, उसमें हम घुसने की कोशिश करते हैं और उसकी वजह से हमारे जो स्पीशीज़ हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो ड्विंडल मतलब कम होती जा रही है. हमें उनका नंबर जो है वो घटता हुआ दिख रहा है. इसका रिजल्ट ये है. अब रीजंस क्या है कि स्पीशीज़ की जो पॉपुलेशन कम हो रही है और हम किस तरह से उनको डिस्टर्ब करते हैं, उनके रीजंस क्या हैं. रीज़न बेसिकली ये है कि एक्सप्लोटेशन थ्रू इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. ह्यूमंस क्या करते जा रहे हैं, आपको पता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम कर रहे हैं. हम क्या करते हैं, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हम जो है नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फॉरेस्ट की कटिंग कर रहे हैं और जो उनका हैबिटेट है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं. तो हम उसको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं. ठीक है, इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं और एरियाज़ क्लियर किए जा रहे हैं. जहाँ पे भी फॉरेस्ट होता था वहाँ पे जंगल में उनकी कटिंग करके हम क्या कर रहे हैं, फैक्ट्रीज वगैरह इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहे हैं. तो इसकी वजह से भी उनको डिस्टर्बेंस हो रही है. अब सेकंड हम क्या कर रहे हैं, लैंड्स क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर, माइनिंग, ह्यूमन सेटलमेंट. हम लोग क्या कर रहे हैं, लैंड को क्लियर करते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, माइनिंग के लिए खुदाई करते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं. पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है तो हम ह्यूमन सेटलमेंट कर रहे हैं. दैट इज़ ऑल्सो डिस्टर्बिंग आवर नेचुरल हैबिटेट जो कि वाइल्ड लाइफ का है. अब थर्ड हम कर रहे हैं रिमूवल ऑफ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ एज टिम्बर बाय पीपल. लोग क्या करते हैं अपनी ग्रीड के लिए, वुड के लिए क्या करते हैं, टिम्बर की कटिंग करते हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट स्पीशी है जो कि कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है और हम इसकी कटिंग करते हैं जिसकी वजह से हम उनका नेचुरल हैबिटेट जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं. अब और हम क्या कर रहे हैं, ओवरग्रेजिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है, वाइल्ड लाइफ और हैबिटेट का जो है वो नुकसान होता है. ओवरग्रेजिंग मतलब हम बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग करा देते हैं जिसकी वजह से हमारे जंगलों में घास मतलब ख़त्म ही हो जाता है ऑलमोस्ट. अब हंटिंग करते हैं कुछ लोग, क्या करते हैं आपको पता है, हंटिंग करेंगे और इंपॉर्टेंट जो हमारे एनिमल्स रहते हैं जैसे टाइगर वगैरह की, एलिफेंट की पोचिंग करेंगे. उनका जो टस्क रहता है एलिफेंट का, आपको पता है कि उससे गणेश जी की मूर्ति स्टैचू बनती है और फिर वो बहुत ज़्यादा रेट में बिकती है क्योंकि वो रियल उनकी जो टिथ्स होते हैं एलिफेंट के वो उसमें यूज़ किए होते हैं. तो पोचिंग होती है टाइगर की स्किन की जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, फिर इंटरनेशनल हम मार्केट्स में उनको बेचते हैं. और उसके बाद इंसिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर, कभी कभी आग लग जाती है जंगल में तो सारे ट्रीज़ वगैरह जल जाते हैं तो उनका नेचुरल हैबिटेट ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाता है. अब ये सब रीजंस हैं जिनकी वजह से हम उनका जो है नेचुरल हैबिटेट उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं. लेकिन हमारा इंडिया जो है, हमारे इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो क्या स्टेप्स ले रही है इस चीज़ को वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, दैट वी विल डिस्कस हियर. देखो हम क्या करते हैं, पंचतंत्रा वगैरह बुक्स होती हैं, ठीक है, जंगल बुक्स होती हैं जो कि हमें इंस्पायर करती हैं. अब ये जंगल बुक्स जो होती हैं या पंचतंत्रा जैसे होगी, ये क्या करती हैं, हमारे जो यंग यूथ है उसको इंस्पायर करती हैं, उनको कहीं ना कहीं अवेयर करती हैं कि हमें कैसे जंगली जानवरों से या फिर वाइल्ड लाइफ से हमें प्यार करना है, कैसे उनकी उनकी तरफ हमें अपना लव दिखाना है या उनकी तरफ अट्रैक्ट होना है. सो दीज थिंग्स टीच यूथ कि कैसे कैसे हमें क्या करना है. अब 1972 में एक वाइल्ड लाइफ एक्ट आता है जिसमें मेन जो फीचर्स रहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, दैट वर प्रोटेक्शन टू इंडेंजर्ड स्पीशीज़. और नेक्स्ट जो सेकंड उसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, लीगल सपोर्ट टू नेशनल पार्क, सेंचुरीज एक्सेट्रा. अब देखो जो 1972 का वाइल्ड लाइफ एक्ट है, बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव हैं कि हमारे हमारे जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन से होते हैं, जो ऑलमोस्ट टू एक्सटिंक्ट हैं, जिनकी जो बहुत ज़्यादा खतरे में हैं, ठीक है, जिनको खतरा है, जिनकी एक्सटिंक्शन का खतरा है कि वो कहीं ख़त्म ना हो जाए, तो उनको प्रोटेक्शन देना और फिर लीगल सपोर्ट करना नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को. वहाँ पे आपको पता है कि इस इकोसिस्टम में, इस बायोडाइवर्सिटी में हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उनको लीगल सपोर्ट प्रोवाइड कर.
अब ये जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है 1972 का, इसको अमेंड किया गया था 1991 में, ठीक है। अब अमेंड करने के बाद इसमें क्या किया, इसमें थोड़ी सी जो पनिशमेंट्स हैं वो ज़्यादा मोर पनिशमेंट, मोर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, अब ज़्यादा खतरनाक वाली स्ट्रॉन्ग वाली पनिशमेंट्स को ऐड कर दिया अगर आप स्पीशीज़ को लाइक उनको डिस्टर्ब करोगे या उनको पोचिंग हंटिंग करोगे। और इसमें क्या ऐड किया, प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्लांट स्पीशीज़, कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ जो कि इंडेंजर्ड हैं या फिर एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कुछ प्रोविजंस इसमें ऐड ऑन किए गए, जो कि 1991 में इसको अमेंड किया गया था। अब उसके बाद देखो, जो हमारा वाइल्ड लाइफ है उसमें हम जैसे प्रोटेक्ट करते हैं सारे एनिमल्स को, तो हमारे पास क्या क्या है प्रोटेक्ट करने के लिए। नेशनल पार्क्स हैं, अगर हम एनसीईआरटी का डेटा देखें तो 102 है हमारे पास, और अगर हम करंट डेटा देखें तो 103 नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में टोटल, ठीक है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करें तो अगर हम करंट डेटा देखेंगे तो 535 है, लेकिन आपको एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से ही ध्यान रखना है बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स। तो यहाँ पे 515 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं टोटल एंड 102 नेशनल पार्क्स हैं। इन दोनों ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है, 15.67 मिलियन हेक्टर्स टोटल एरिया इन दो नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ ने कवर किया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद सर्टन स्टेप्स हैव बीन टेकन इन कोलैबोरेशन विद यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखो हमने क्या किया कि अब हमें पता है कि इनका कंजर्वेशन कितना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली वी ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन देम, ठीक है। हम ही इन पे डिपेंडेंट हैं, तो हमारे वेलबींग के लिए ही हमें वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कंजर्वेशन के लिए हम फ्लोरा फोना दोनों को अगर कंजर्व करना चाहते हैं तो वी नीड टू टेक सर्टन स्टेप्स। तो हमने कुछ स्टेप्स लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, कोलैबोरेशन की यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व मैप के साथ, और हमने क्या किया कि हमने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने का सोचा, ठीक है। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट हो गया, हंगुल प्रोजेक्ट हो गया, मतलब जो हमारे स्पीशीज़ इंडेंजर्ड हैं, जिनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है और हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्पीशीज़ हैं, तो हमने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स चलाए, ठीक है। अब देखो, जो टाइगर प्रोजेक्ट है बेसिकली ये 1973 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब इसका मेन एम क्या है कि हमें मेंटेनेंस करनी है वाइएबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, हमें पॉपुलेशन के टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाना है, जितनी है उसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। क्यों, साइंटिफिक पर्पस के लिए और एस्थेटिक पर्पस के लिए। साइंटिफिक क्यों, क्योंकि हमें फर्दर स्टडीज़ भी करनी है उसके ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद हम इंजॉयमेंट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, एजुकेशन के लिए, उनको देखने के लिए, टूरिज़्म इससे अट्रैक्ट होता है, उसके लिए हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। एस्थेटिक वैल्यूज़ है इसकी, रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, और उसके बाद कल्चरल वैल्यूज़ भी हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपने टाइगर देखा है, आने वाली 20 40 50 ईयर्स के बाद जो जनरेशन आएगी, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि उन्होंने सिर्फ सुना हो कि टाइगर नाम की कोई चीज़ होती थी, वो पिक्चर्स में ही देखते रह जाएं। उनको भी तो रियलिटी में दिखना चाहिए ना कि आखिर टाइगर कैसा होता है। इफ़ वी हैव सीन इट, इट डजेंट मीन कि हमारी जो आने वाली अपकमिंग जनरेशन है वो उनको ना देख पाए, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको प्रोटेक्ट करना चाहा है। अब इनिशियली क्या हुआ था कि जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो 9 टाइगर रिजर्व्स, हमारे इंडिया के 9 टाइगर रिजर्व्स में ही बेसिकली लॉन्च हुआ था, जिसने कि 16,339 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया कवर किया हुआ था। लेकिन अब अगर हम देखें तो 41 टाइगर रिजर्व्स ऐसे हैं जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च कर दिया है, और 17 स्टेट्स में बेसिकली हमने इसको लॉन्च कर दिया है। अब देखो, हमें रिजल्ट पे तो दिखना चाहिए, कोई भी चीज़ है अगर हम उसको कर रहे हैं कंटिन्यूसली, अगर हमें रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं तो वी फील डिमोटिवेटेड, ठीक है। अब देखो, इसमें हमें रिजल्ट देखने को मिला है। 2006 में हमारे पास 1411 टोटल टाइगर्स थे हमारे इंडिया में, लेकिन 2010 का अगर डेटा देखें तो हमारे पास 1706 टाइगर्स हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन टाइगर्स की जो है वो बढ़ी है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये सक्सेसफुल हो रहा है। अब सेकंड प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये 1992 में स्टार्ट किया था। क्यों स्टार्ट किया, ताकि जो हमारे एलिफेंट्स हैं उनका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल हो सके, और जो उनकी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को एटलीस्ट हम उनका सर्वाइवल पॉसिबल करा सके। ऐसा नहीं है कि जो एलिफेंट्स हैं उनको भी मार दिया जाए। तो उनकी पॉपुलेशन को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया। ये बेसिकली 16 स्टेट्स में स्टार्ट हुआ था, और बाकी जो प्रोजेक्ट्स हमने स्टार्ट किए जैसे क्रोकोडाइल हो गया, हंगुल हो गया, हिमालयन मस्क डेयर हो गया, ये भी हमने लॉन्च किए हमारी गवर्नमेंट ने इंडिया में, ठीक है। अब हम बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। देखो, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली फ्लोरा फोना मतलब प्लांट्स एंड बेसिकली देखो, बायोस्फीयर रिजर्व जो रहता है इसमें क्या होता है कि हम प्लांट्स एनिमल्स दोनों के स्पीशीज़ को, उनके बायोडाइवर्सिटी को, उनके इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इट इज़ अ यूनिक एंड रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल एरियाज विच आर रिकॉग्नाइज्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ यूनेस्कोस मैन एंड बायोस्फीयर मैप, ठीक है। सॉरी, ये मैप नहीं है, ये मैप है, ठीक है, बी है ये।
अब देखो क्या है कि ये बेसिकली यूनिक रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम रहता है जिसमें हम कोस्टल एरियाज़ एंड टेरेस्ट्रियल एरियाज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं। और मैप जो कि यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें इसको रिकॉग्निशन मिली है हमारे बायोस्फीयर रिजर्व को, जो कि हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स के स्पीशीज़ को कंजर्व करते हैं। ठीक है, इंडिया में भी हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। अब देखो जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसके मेन मोटिव्स क्या रहते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। कंजर्वेशन, ये क्या करता है, कंजर्व करता है बायोडाइवर्सिटी को, इकोसिस्टम को कंजर्व करेगा। डिफरेंट स्पीशीज हमारे पास प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो रहते हैं उनको ये कंजर्व करता है। और ये क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, किसकी, एसोसिएशन ऑफ इन्वायरमेंट विद डेवलपमेंट। हमारे इन्वायरमेंट को वो डेवलपमेंट के साथ, ऐसा नहीं है कि हम डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, स्पीशीज़ को मार रहे हैं, ट्रीज़ को कट कर रहे हैं और बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हमें दोनों चीज़ों को मेंटेन करके रखना है, दोनों चीज़ों को एक साथ बैलेंस के साथ आगे बढ़ना है। सो दैट कम्स एंड बायोस्फीयर का जो रिजर्व का जो एक मेन मोटिव है वो डेवलपमेंट भी है, लेकिन इन्वायरमेंट को अपने पर्सपेक्टिव में रखते हुए। ठीक है, अब इसका थर्ड इंपॉर्टेंट जो एक क्वालिटी, या फिर आप कह सकते हैं, सॉरी क्वालिटी नहीं, मतलब जो कि इसका मेन एम है, दैट इज़ लॉजिस्टिक्स। ठीक है, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर रिसर्च एंड मॉनिटरिंग। अब हमें रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च पर्पस के लिए भी वी नीड बायोडाइवर्सिटी। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या करता है, बेसिकली हमारे फ्लोरा फोना को प्रिजर्व करता है, सो दैट वी कैन हैव अ रिसर्च एंड मॉनिटरिंग ऑन देम। तो हमें मॉनिटरिंग एंड रिसर्च करने का जो नेटवर्क है इंटरनेशनल, वो भी बायोस्फीयर रिजर्व्स ही प्रोवाइड करते हैं। नाउ देर आर 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। ये हमारा एनसीईआरटी का डेटा है कि 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में, लेकिन अगर करंट डेटा की बात करेंगे तो वी हैव 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, लेकिन हमें एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है। देन वी हैव 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, अब उसमें से 4 बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं वो हमारी बुक में डिस्कस किए हुए हैं। तो उसमें से एक कौन कौन सा है, नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबंस एंड उसके बाद है गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, ये हैं 4 इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स जो कि हमारी बुक में डिस्कस्ड हैं। ठीक है, अब देखो हमारे जो ये बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इनको बेसिकली यूनेस्को ऑन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा इनको रिकॉग्निशन मिला है। ठीक है, तो अब नीलगिरी पहला डिस्कस करेंगे। नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है एनबीआर, ये कभी इस्टेब्लिश हुआ था, 1986 में इस्टेब्लिश हुआ है। अब इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये देखिए, अब यानड, नगरहोल, बंदीपुर एंड मुदुमलाई, उसके बाद फॉरेस्टेड हिल स्लोप्स ऑफ नीलांबुर, द अपर नीलगिरी प्लेट्यू, साइलेंट वैली एंड सिरुवनी हिल्स। ठीक है, देखो कोई भी जैसे हमारे 4 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, तो आपको क्या करना है कि चारों बायोस्फीयर रिजर्व्स का क्या याद रखना है, सबसे पहले उसकी आपको लोकेशन याद रखनी है। सबसे पहले अगर इस्टेब्लिश दिया है कि कब हुआ था इस्टेब्लिशमेंट, तो वो याद रखना है। उसके बाद लोकेशन याद रखनी है। फिर आपको देखना है कि उसमें प्लांट्स के और एनिमल्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं, क्या वहाँ पे कोई इंडेंजर्ड स्पीशी है, अगर इंडेंजर्ड स्पीशी है तो उसका नाम याद रखना है। और उसके बाद अगर थोड़ा सा कोई और इंपॉर्टेंट फीचर है तो वो याद रखना है। तो हार्डली आपको 4 ही चीज़ें याद रखनी है किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व की। ठीक है, अब जो हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये इसकी लोकेशन है। लेट मी शो यू इन द मैप एज वेल। देखो ये वाला पार्ट, नीलगिरी हिल्स वाला जो पार्ट है, यही हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, ये इसकी लोकेशन है। टोटल एरिया इसने 5520 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया कवर किया हुआ है। अब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है, सेवरल ड्राई स्क्रब्स, ड्राई एंड मॉइस्ट डेसीडियस, सेमी एवरग्रीन, वेट एवरग्रीन, फॉरेस्ट एवरग्रीन, शोलास। अब शोलास क्या है, मैंने आपको बताया था कि हमारे जो टेम्परेट फॉरेस्ट्स हैं, लास्ट से लास्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, मैंने आपको बताया था कि जो शोलास हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट्स को नीलगिरी वाले रीजन में, नीलगिरी हिल्स वाले रीजन में टेम्परेट फॉरेस्ट्स को हम क्या कहते हैं, शोलास कहते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट वेराइटी ऑफ यहाँ पे हमारे पास फॉरेस्ट पाई जाती है। मॉइस्ट डेसीडियस, सेमी एवरग्रीन है, वेट एवरग्रीन है, ग्रास लैंड्स एंड स्वैम्पी एरिया भी है यहाँ पे। तो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी यहाँ पे 2 पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, नीलगिरी तहर एंड लॉइन टेल्ड मैक। ठीक है, ये 2 हमारे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं इस रीजन में। एलिफेंट्स, टाइगर, गौर, सांबर, चित्तल एट्सेट्रा, ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये कुछ एनिमल स्पीशीज़ हैं। अब टोपोग्राफी की अगर बात करें हम, नीलगिरी हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसकी, तो यहाँ पे एल्टीट्यूड है 250 मीटर टू 2650 मीटर्स का एल्टीट्यूड है। 80% यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो हमारे जो 80% फ्लावरिंग प्लांट्स हैं रिपोर्टेड इन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो फ्लावर है, ठीक है, ये पता कौन सा फ्लावर रहता है, NEELAKURINGI, कुछ ऐसी स्पेलिंग से, यू कैन गूगल इट। ठीक है, नीला कुरिंजी एक ऐसा फ्लावर है जो कि ब्लू कलर में होता है, नीलगिरी वाले रीजन में पाया जाता है। और ये एक ऐसा फ्लावर होता है, पूरी पहाड़ियाँ ब्लू हो जाती है, और ये 12 साल में बस एक बार ये फ्लावर जो है ये फ्लावर करता है। ठीक है, 12 साल में एक बार ये ग्रो करता है और फ्लावर पूरा बन जाता है और पूरा ब्लू हो जाती है सारी पहाड़ियाँ। आप देखोगे तो आपको ब्लूश कलर ये नज़र आएगा, और कुछ भी ग्रास कुछ भी नज़र नहीं आएगा, बस आपको पूरे पहाड़ जो है वो ब्लू कलर के नज़र आएंगे। और 12 साल में एक बार ये वाला व्यू आपको देखने को मिलता है।
होता है, ठीक है। तो ऐसी टॉपोग्राफी है हमारे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की। 80% फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो इसी रीजन में पाए जाते हैं, और नीला कुरिंची फ्लावर है, यू कैन गूगल इट, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अब इसकी लोकेशन अगर हम देखेंगे तो इसकी लोकेशन है उत्तराखंड में, ठीक है। यहाँ पे ये वाले रीजन में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, उत्तराखंड में है। चमोली डिस्ट्रिक्ट, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट्स को ये कवर करता है। डिस्ट्रिक्ट्स आप बिल्कुल डिटेल में अगर देखना है तो आप मैप में देख सकते हैं, अपने मैप पे, और यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है कि बेसिकली ये इस रीजन में है, ठीक है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। अब मैंने आपको बताया था कि आपको 2-3-4 चीज़ें करनी है, लोकेशन देखनी है, अगर उसका आपको दिया हुआ है कि वो इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी तो वो याद रखना है, और 1-2 चीज़ और याद रखनी है स्पीशीज़ के ऊपर। तो फॉरेस्ट टाइप यहाँ पे बेसिकली टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं, आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ यहाँ पे कौन कौन सी पाई जाती है? सिल्वर वीड, ऑर्चिड्स लाइक लैटीफोल एंड रोडोडेंड्रॉन, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब रिच फोना यहाँ पे, मतलब स्पीशीज़, एनिमल स्पीशीज़ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। स्नो लेपर्ड, ब्लैक बेयर, ब्राउन बेयर, मस्क डेयर, स्नो कॉक, गोल्डन ईगल एट्सेट्रा। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको फोना मतलब एनिमल के स्पीशीज़ देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये कुछ आपको देखने को मिलेंगे फ्लावर या प्लांट स्पीशीज़ देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब मेजर थ्रेट्स क्या है यहाँ पे? बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट फायर हो जाती है, पोचिंग होती है, मेडिसिनल यूज़। लोग क्या करते हैं, आपको पता है बहुत ज़्यादा ऐसे प्लांट स्पीशीज़ होते हैं जिनकी मेडिसिन्स बनती हैं, तो मेडिसिनल यूज़ के लिए हम उन ट्रीज़ को कट कर लेते हैं, पोचिंग करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट एनिमल्स की, जैसे एलिफेंट्स हो गए या टाइगर्स हो गए, ठीक है। अपने ग्रीड के लिए व्हाट वी डू, हम इनकी पोचिंग करते हैं और एनिमल्स को हम मार देते हैं। फॉरेस्ट फायर लग जाती है, जंगल में आग लग गई तो आपको पता है सारा जंगल ही जल जाता है, तो वहाँ पे कितना ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है इनका हैबिटेट। तो ये था नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अब हम बात करेंगे सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। इसकी लोकेशन देखेंगे, ये देखिए इसकी लोकेशन वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, ये वाला रीजन है वेस्ट बंगाल वाला, यू कैन सी हियर, ठीक है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है। अब इसकी लोकेशन है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। एरिया इसने कितना कवर किया हुआ है? 9630 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया कवर है। यहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट है, स्वैम्प, वो फॉरेस्ट स्वैम्पी फॉरेस्ट वो होते हैं जो वाटर मतलब पानी में ग्रो करते हैं, ठीक है। और फॉरेस्टेड आइलैंड है ये, मैनग्रोव फॉरेस्ट है, स्वैम्पी फॉरेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे बंगाल टाइगर्स, आपको पता है वेस्ट बंगाल जो है वो बंगाल्स के लिए टाइगर्स के लिए फेमस है, तो 200 रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं यहाँ पे, उनकी इतनी पॉपुलेशन है वहाँ पे। उसके बाद टैंजल्ड रूट्स, यहाँ पे क्या रहता है, लेट मी टेल यू हियर एज वेल। इनकी जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ना, इनकी रूट्स ऐसे रहती हैं, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई रहती हैं, जिस कारण क्या होता है कि बहुत यूनिटी में रहते हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ को जो है वो हैबिटेट या फिर अपना घर बनाने के लिए स्पेस मिल जाती है, होम बनाने के लिए। तो टेंजल रूट्स होती है ट्रीज़ की, जिसकी वजह से होम मिल जाता है टू स्पीशीज़। 170 बर्ड स्पीशीज़ जो है वो यहाँ पे रहते हैं इन मैनग्रोव फॉरेस्ट में। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में 170 बर्ड स्पीशीज़ रहते हैं। टाइगर्स की बात करें तो यहाँ के जो टाइगर्स हैं ना, वो स्विमिंग भी करना जानते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे पूरा स्वाम्पी एरिया है। अब उसके बाद है हंट स्कार्स प्रेज सच एज चीतल, डियर, वाइल्ड पिग्स, तो इनका जो है यहाँ पे प्रे भी किया जाता है, चीतल, डियर जैसे हो गया, वाइल्ड पिग्स हो गए जैसे, ठीक है। अब हमारा लास्ट बायोस्फीयर रिजर्व है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। अब ये कहाँ पे, इसकी लोकेशन क्या है? इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में ये पाया जाता है। लेट मी शो यू इट्स लोकेशन एज वेल। यहाँ पे ये पाया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप रख सकते हैं। बेसिकली ये मेराइन बायोस्फीयर रिजर्व है, मतलब पानी में पाया जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे लैंड पर थे, तो ये हमारा पानी में है। अब देखो इसने एरिया कितना कवर किया हुआ है, यहाँ पे आप दिखा दे एरिया देखो, 1,05,000 हेक्टर्स साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कहाँ पे है? साउथ ईस्ट कोस्ट में है, ठीक है। साउथ आपको पता है, साउथ एंड ईस्ट मतलब यहाँ पे, ठीक है, साउथ ईस्ट कोस्ट में है। अब वर्ल्ड्स रिचेस्ट मेराइन रिजर्व, मेराइन मतलब वाटरी है, ये पानी में है, तो वर्ल्ड का रिचेस्ट पानी वाला रिजर्व है, ठीक है। 21 आइलैंड्स हैं यहाँ पे इसमें, और एस्चुरीज हैं। एस्चुरी आपको पता है जहाँ पे क्या होता है कि सॉल्टी वाटर, जो सी समुद्र का सॉल्टी वाटर रहता है, वो जो फ्रेश वाटर कोई नदी से या किसी रिवर से पानी आ रहा होता है, तो उसके साथ जब मीट करता है तो वहाँ पे रिवर क्या करती है? एस्चुरी बनाती है। तो वो एस्चुरीज यहाँ पे हैं, बीचेस हैं यहाँ पे, सी ग्रासेस हैं, कोरल रीफ्स, आपको पता है कोरल रीफ्स भी हमारे पानी में बनते हैं, जो कि ऐसे माउंट सा फिर उसका निकल जाता है बाहर, ये ऑर्गेनिजम्स रहते हैं बेसिकली, तो फिर उनकी बाद में अल्टीमेटली मिट्टी बन जाती है और फिर एक आइलैंड कोरल रीफ बन जाता है। सॉल्ट मार्शेस हैं एंड मैनग्रोव्स हैं, ठीक है। मैनग्रोव ट्रीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और सॉल्टी ट्रीज भी देखने को मिलेंगे। अब 6 मैनग्रोव स्पीशीज ऐसे हैं इस रीजन में जो कि इंडेंजर्ड है, ठीक है, जिनको खतरा है खत्म होने का, या फिर उनकी पॉपुलेशन या उनकी स्पीशीज की पॉपुलेशन कम होती जा रही है, ठीक है। अब एंडेंजर्ड में देखो सी काऊ है, जो कि हमारे पास 3600 प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ में से सी काऊ एक ऐसा स्पीशी है जिसकी जो पॉपुलेशन है वो एंडेंजर्ड है, ठीक है। सो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।